गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, वंदे मातरम विद्यार्थी मित्रों। मैं आनंद सर एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल मेक अकाउंट इजी विथ आनंद सर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोगों ने अकाउंट में पार्ट 6 साझेदार की निवृत्ति या मृत्यु को शुरू किया। उसके अलग अलग 2 वीडियो के माध्यम से सबसे पहले वीडियो में हमने निवृत्ति के संयोग, निवृत्ति के कारण और निवृत्ति के बाद की असर यानी थियरी के टॉपिक को देखा था। और नेक्स्ट यानी लास्ट वीडियो में हमने प्रश्न को हल करने के महत्वपूर्ण स्टेप और ख्याति संबंधित असरे इसको देखा था। 1 मिनट या 2 मिनट में पहले मैं उसकी चर्चा कर दूं क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले दोस्तों, पार्ट 6 में भी पार्ट 5 की तरह 4 खाते बनाने होते हैं। पुनः मूल्यांकन खाता, साझेदारों का पूंजी खाता, रोकड़/बैंक खाता और निवृत्ति के बाद की नई पक्की तरफ। लेकिन दोस्तों, रोकड़/बैंक खाता कंपलसरी नहीं है। शुरुआत के कुछ सवालों में आपको रोकड़/बैंक खाता बनाने की जरूरत शायद न भी पड़े। रोकड़/बैंक खाता तभी बनाना है जब निवृत्त साझेदारों को चुकाने योग्य रकम हमें रोकड़ में चुकाना हो, तब ऐसा सवाल में लिखा हो तो बनाने की ज़रूरत है। नहीं तो हम नहीं बनाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सिर्फ शेष आगे लाए लिखना और फिर बंद करके उसी को शेष आगे ले गए लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट हम रोकड़ संपत्ति लेना में ही लिख देंगे। उसके बाद महत्वपूर्ण स्टेप में पिछले पार्ट की तरह ही 3 महत्वपूर्ण स्टेप। सबसे पहले पूंजी खाते के जमा में, और अगर रोकड़ खाता बनाया तो रोकड़ खाते के उधार में शेष आगे लाए। उसके बाद दूसरे नंबर पे अनामतों, एकत्रित लाभ यानी कि सामान्य अनामत, अनामत फंड, पूंजी अनामत, कारीगर मुआवजा अनामत, विनियोग वृद्धि कमी फंड, जो भी आपको अनामत दिखाई दे उसको पुराने साझेदारों के बीच पुराने अनुपात में बांटकर पूंजी खाते के जमा में लिखना है। और तीसरे नंबर पर आपको संपत्ति लेना में जाकर ख्याति, विज्ञापन, अभियान खर्च, लाभ हानि की उधार शेष, इसमें से कोई भी दिखेगा तो आपको पुराने अनुपात में पुराने साझेदारों के बीच अपलिखित करके पूंजी खाते के उधार में लिखना है दोस्तों। उसके बाद नया टॉपिक क्या था, तो ख्याति संबंधित असरे में पेढ़ी की ख्याति आपको हमेशा दी होगी। उस पेढ़ी की ख्याति में से निवृत्त साझेदार के भाग की ख्याति को पहले अलग करना है, और अलग करने के बाद उसे यह ख्याति कौन ला कर देगा, तो उसे यह ख्याति चालू साझेदार अपने लाभ के प्रमाण में ला कर देंगे, जिसका रोज नामचा होगा चालू साझेदारों के पूंजी खाते उधार निवृत्त साझेदार के पूंजी खाते का लाभ के प्रमाण में। लाभ का प्रमाण कब निकालना है और कब नहीं, तो उसका नियम भी पार्ट 5 के त्याग की तरह ही है कि प्रश्न में सिर्फ पुराना दिया होगा और कुछ नहीं दिया होगा तो वही उसका लाभ का प्रमाण कहलाएगा। पुराना दिया होगा और में से लिखा होगा तो भी वो पुराना वाला ही, में से जो लिखा होगा वो में से वाला ही उसका लाभ का प्रमाण होगा। हाँ, कभी कभी हर बराबर करने के लिए गुना करना पड़ सकता है। पुराना और नया दोनों दिया होगा तब आपको लाभ का प्रमाण निकालना पड़ेगा, और लाभ का प्रमाण का सूत्र होता है नया माइनस पुराना। का लिखा होगा तो भी आपको लाभ का प्रमाण निकालना पड़ेगा। वो तो जैसे जैसे सवाल आएगा वैसे वैसे हम उसे अच्छी तरह से सीखेंगे। तो दोस्तों, आज हम शुरू करने वाले हैं स्वाध्याय पेज नंबर 265, क्वेश्चन नंबर 5। छोटे छोटे प्रश्न जो इससे पहले है वो थोड़े भी आईएमपी नहीं है, वो बड़े प्रश्नों का एक भाग रूप है जो ऑलरेडी हम बड़े प्रश्नों में सीख लेंगे, जैसे कि ख्याति का बांटकर नए साझेदार की ख्याति की असर देना, निवृत्त साझेदार की ख्याति की असर देना, या तो नया प्रमाण निकालना, लाभ का प्रमाण निकालना। ये सब कहीं ना कहीं हम बड़े सवालों में सीख ही लेंगे, और आपके एग्जाम या बोर्ड के एग्जाम में इस चैप्टर में से शॉर्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन ही आते हैं। इसलिए हम डायरेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं लॉन्ग क्वेश्चन। पेज नंबर 265, क्वेश्चन नंबर 5। धवल, कमल और नवल 2:1 के प्रमाण में लाभ हानि बांटने वाले साझेदार है। लाभ हानि का प्रमाण कितना है दोस्तों? 2:2:1। आपकी स्क्रीन पर आपको सवाल दिखाई देगा, लेकिन एक थोड़ा आपको सुधार करना है पुरानी बुक में कि पूंजी दायित्व में देखिए आपने ऊपर उन्होंने नाम दिया है धवल, कमल और नवल, जबकि पूंजी दायित्व में नाम दिया है धवल, नवल, कमल। तो उसको सुधार लीजिए, धवल फिर नवल को काट के आप कमल कर दीजिए और कमल को काट कर नवल कर दीजिए। ऊपर सही नाम दिया है धवल, कमल और नवल, नीचे भी आपको सुधार लेना है धवल, कमल और नवल। ठीक है। उसके बाद नवल तारीख 31/3/16 के दिन निवृत्त होता है, और निवृत्ति तारीख 31/3/16 के दिन पेढ़ी की पक्की तलपट निम्नानुसार थी। पक्की तलपट में पूंजी धवल, सुधारने के बाद कमल और नवल। उसके बाद सामान्य अनामत, विनियोग वृद्धि कमी फंड, डूबतरी अनामत, लेनदार। संपत्ति लेना साइड पे देखेंगे आप तो ख्याति, यंत्र, विनियोग, देनदार, स्टॉक और रोकड़ और बैंक। निवृत्ति के समय निश्चित किया गया कि पहला, यंत्रों की कीमत 25,000 और स्टॉक की कीमत 5,000 आंकनी है। ओके। विनियोग की कीमत 8,000 निश्चित हुई, इस कीमत पर विनियोग नवल ले जाता है। तीसरा, लेनदारों, तो आप लगा दीजिएगा यंत्र और स्टॉक पे नंबर 1, विनियोग पे नंबर 2 और विनियोग वृद्धि कमी फंड पे भी नंबर 2। तीसरा, लेनदारों में से 5,000 चुकाना नहीं पड़ेगा, पहले पुराना टॉपिक ही है, आपको लेनदार पे लगा देना है 3। कारीगर मुआवजा पेटे 2,000 का दावा मंजूर किया,
तो कारीगर अनामत पहले, कारीगर मुआवजा अनामत हमारे पास पहले से नहीं है दोस्तों। तो ये जो हमने 2000 का दावा मंजूर किया ये हमारा पूरा क्या माना जाएगा, नुकसान माना जाएगा। पुनः मूल्यांकन खाते के उधार में लिखेंगे और दूसरी एंट्री हम पूंजी दायित्व में लिखेंगे। तो नंबर 4 पर ही आप सही का निशान लगा दीजिए क्योंकि वो आपको अंदर नहीं मिलेगा। 5वां डूबत ऋण अनामत देनदारों पर 10% रखना है तो देनदार पर लगा दीजिए आप नंबर 5। और 6ठा ख्याति का मूल्यांकन 40,000 से किया गया, वो हम बाद में करेंगे। ख्याति के मूल्यांकन जो 40,000 से किया गया है उसमें हम निवृत्त साझेदार के भाग की ख्याति निकालेंगे और उसे वो ख्याति कौन ला कर देगा, तो चालू साझेदार यानी कि धवल और कमल ला कर देंगे। कौन से प्रमाण में, लाभ के प्रमाण में। लेकिन दोस्तों इस प्रश्न में पुराने प्रमाण के अलावा और कोई प्रमाण नहीं दिया है तो वही उनका पुराना प्रमाण कहलाएगा और वही उनका लाभ का प्रमाण। तो धवल कमल नवल पुराना अनुपात है उनका 2:2:1, जिसमें से नवल निवृत्त हो रहा है तो उन दोनों का नया अनुपात 2:2 कहलाएगा और यही उनका लाभ का प्रमाण कहलाएगा। 2:2 का मतलब क्या होता है दोस्तों, समान अनुपात, 1:1। तो इस तरह से उसे वो ख्याति जो है वो धवल और कमल अपने समान अनुपात में लाकर देंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने पुनः मूल्यांकन खाता, साझेदारों का पूंजी खाता और प्रवेश की निवृत्ति के बाद की हमने पक्की तलपट बना लिया है। रोकड़ खाता नहीं बनाया क्योंकि जो निवृत्त साझेदार है उसको चुकाने योग्य रकम का भुगतान रोकड़ में करना है ऐसा नहीं लिखा हुआ है, तो उसकी रकम हम लोन के रूप में रखेंगे। जब भी प्रश्न में रोकड़ में भुगतान करना है ऐसा नहीं लिखा होगा तो जो निवृत्त साझेदार की भुगतान पात्र रकम है यानी लेनी रकम, यानी जब हम पूंजी खाता बंद करेंगे और जो निवृत्त हो रहा है उसका खाता सबसे पहले बंद करेंगे और उसकी जो लेनी रकम है वो लोन के रूप में रखेंगे। लोन के रूप में रखेंगे तो हमें रोकड़ खाता बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो और आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। रोज नामचा लिखकर आवश्यक खाते और नई पीढ़ी का पक्की तलपट। तो रोज नामचा आपको एग्जाम में पूछे नहीं जाते तो हम आवश्यक खाते हमने बना दिया है और पक्की तलपट भी बना दिया है। सबसे हमारा पहला स्टेप पूंजी खाते के जमा में शेष आगे लाए। तो धवल का 30, 20, 10 लाइन से ही है। 30,000, 20,000 और 10,000। 30,000, 20,000 और 10,000। उसके बाद दूसरे स्टेप में हम अनामत बांट देंगे। तो अनामत में पहला अनामत है सामान्य अनामत, उस पर कोई समाधान नहीं है तो पूरा बांट देंगे। 5,000 को 2:2:1। दोस्तों अब तीनों में बांटना है, तीनों पुराने साझेदारी ही है। 2:2:1 में बांटेंगे तो 2,000, 2,000 और 1,000 आएगा। उसके बाद विनियोग वृद्धि कमी फंड है लेकिन उसका समायोजन है। कौन सा समायोजन है, दूसरा, कि विनियोग की कीमत 8,000 निश्चित हुई, जो कौन ले जाता है, नवल ले जाता है। तो नवल लेने वाला है, नवल के पूंजी खाता उधार, विनियोग जाता है, विनियोग खाते जमा। सबसे पहले तो नवल के पूंजी खाते के उधार में लिखेंगे विनियोग, यानी पूंजी खाते के उधार में विनियोग लिखकर नवल के खाने में लिखेंगे 8,000। डन। विनियोग की कीमत 8,000 निश्चित हुई, जो नवल ले जाता है। तो नवल लेने वाला हुआ, नवल के पूंजी खाता उधार, विनियोग जाता है, विनियोग खाते जमा। तो पूंजी खाते के उधार में विनियोग लिखकर नवल के खाने में हमने 8,000 लिख दिया। अब हम चेक करेंगे कि विनियोग है कितना पहले से। तो पक्की तलपट के संपत्ति लेना में आप विनियोग चेक करेंगे तो कितना है पहले से 10,000 और नवल कितने में ले गया है 8,000 में। तो हमें 2,000 रुपये का क्या हुआ, नुकसान। लेकिन उसके सामने हमने विनियोग वृद्धि कमी फंड हमारा कितना है 2,500। तो 2,500 में से अगर 2,000 का नुकसान हो भी जाएगा तो भी हमारा विनियोग फंड कितना बचेगा, 500 बचेगा। उस 500 को हम बांट देंगे तो 200, 200 और 100, यानी 500 गुणे 2/5, 2/5 और 1/5 करेंगे तो 200, 200 और 100 होगा। उसके बाद तीसरा स्टेप कि संपत्ति लेना में जाकर 3 नाम, ख्याति, विज्ञापन, अभियान खर्च और लाभ हानि के उधार शेष। तो उसमें से कोई नाम दिखाई दे रहा है आपको, तो यस ख्याति दिखाई दे रहा है। तो पूंजी खाते के उधार में ख्याति कितना दिखाई दे रहा है 10,000। 10,000 को आप 2-2-1 में बांटेंगे तो 4,000, 4,000 और 2,000। तो दोस्तों इस तरह से हमारा बेसिक जो 3 स्टेप है वो पूरा हो गया। अब पहला समायोजन, यंत्रों की कीमत 25,000 और स्टॉक की कीमत 5,000 आंकनी है। तो पहले हम पक्की तलपट में जाकर यंत्र और स्टॉक लिख देंगे। यंत्र 25,000 और स्टॉक 8,000। लिखने के बाद हम चेक करेंगे कि यंत्र पहले से कितना है। तो यंत्र पहले से 20 था, 25 हो गया तो हमें 5,000 का क्या हुआ, लाभ हुआ। तो लाभ हुआ तो हम कहाँ लिखेंगे, पुनः मूल्यांकन के जमा में लिखेंगे दोस्तों, यंत्र खाते 5,000। और स्टॉक पहले से देख सकते हैं आप, पहले से स्टॉक कितना था दोस्तों, तो स्टॉक पहले से 10,000 था, अब कितना हो गया है 5,000 हो गया है दोस्तों। 5,000 था, मैंने यहाँ भूल से 8,000 लिख दिया है, पहले मैं 5,000 ही बोल रहा था। स्टॉक कितना है दोस्तों, 5,000 हो गया है 10,000 से। तो स्टॉक में क्या हुआ है, नुकसान हुआ है। तो पुनः मूल्यांकन खाते के उधार में लिखेंगे स्टॉक 5,000। 10,000 से 5,000 हुआ इसलिए 5,000 का नुकसान यानी पुनः मूल्यांकन उधार में। और यंत्र 20,000 से 25,000 हुआ यानी 5,000 का फायदा पुनः मूल्यांकन के जमा में। अब आगे दूसरा, विनियोग वाला पहले से ही हो चुका है। तीसरा, लेनदारों में से अब 5,000 चुकाना नहीं है तो हमें क्या होगा, फायदा होगा।
तो पुनः मूल्यांकन के जमा में लेनदार 5000 और पूंजी दायित्व में लेनदार में से हम 5000 माइनस कर देंगे तो लेनदार दिया हुआ है 15500। 15500 में से आप 5000 माइनस करेंगे तो 10500। उसके बाद चौथा, कारीगर मुआवजा का हमने 2000 का दावा स्वीकार किया है, तो वो भी कहाँ आएगा? पूंजी दायित्व में। कारीगर अकस्मात दावा या चुकाना बाकी दावा 2000। पहले से कोई अनामत वगैरह नहीं दिया हुआ है दोस्तों, तो पूरा का पूरा 2000 नुकसान माना जाएगा, क्योंकि पहले से कोई अनामत नहीं है तो नुकसान होगा। नुकसान होगा तो कहाँ लिखेंगे? पुनः मूल्यांकन के उधार में कारीगर अकस्मात दावा 2000। उसके बाद पांचवा, डूबत हुई अनामत देनदारों पर 10% रखना है, तो देनदार कितना दिया हुआ है दोस्तों? देनदार दिया हुआ है 30,000। 30,000 का जब 10% करेंगे आप तो डूबत हुई अनामत आएगा दोस्तों 30,000 का 10% करने पर 3,000, बाहर कितना आएगा? 27,000। यानी हमें 3,000 का नुकसान हुआ, लेकिन मैं पुनः मूल्यांकन खाते के उधार में 1,000 लिख रहा हूँ। 1,000 क्यों लिख रहा हूँ दोस्तों? क्योंकि आप देख सकते हैं कि पूंजी दायित्व में डूबत हुई अनामत पहले से 2,000 दिया है, यानी हमें 3,000 का नुकसान तो हो रहा है, लेकिन हमें पहले से हमने उसके लिए अनामत कितना रखा है? 2,000 रखा है, यानी हमें रियल में कितने का नुकसान हो रहा है? तो 1,000 का नुकसान हो रहा है, जिसे हम पुनः मूल्यांकन खाते के उधार में लिखेंगे डूबत हुई अनामत खाते 1,000। 1,000 क्यों लिखा? फिर से आपको समझा दे रहा हूँ। 3,000 आया था, 3,000 में से 2,000 पूंजी दायित्व में पहले से दिया हुआ है, इसलिए हमने 1,000 लिखा है। अब लास्ट टॉपिक, ख्याति का मूल्यांकन 40,000 से किया गया, यानी पीढ़ी की ख्याति 40,000 है। उसमें से हम किसकी ख्याति निकालेंगे? जो निवृत्त हो रहे हैं। निवृत्त कौन हो रहा है? नवल। नवल की ख्याति बराबर 40,000 गुणे नवल का हिस्सा। नवल का हिस्सा कितना था दोस्तों? तो 1/5, तो 40,000 गुणे 1/5 करेंगे तो कितना होगा? 8,000। नवल को ये 8,000 कौन ला कर देगा? तो धवल और कमल। योजनांचा क्या होगा? धवल के पूंजी खाते उधार, कमल के पूंजी खाते उधार और नवल के पूंजी खाते का, नवल के पूंजी खाते जमा। तो नवल का कितना जमा होगा? 8,000, और 8,000 को ये लोग कौन से अनुपात में ला कर देंगे दोस्तों? तो 1:1 में लाकर देंगे तो कितना कितना होगा? 4,000 4,000। लाभ के प्रमाण में लाकर देंगे तो लाभ का प्रमाण निकालने की जरूरत नहीं है इस सवाल में, क्योंकि सिर्फ पुराना प्रमाण दिया है, तो वही उनका पुराना प्रमाण, यानी 2:2, यानी 1:1 उनका लाभ का प्रमाण कहलाएगा। और 8,000 को 1:1 में बांटेंगे तो 4,000 4,000। तो ख्याति का मुद्दा हमने दोस्तों कैसे किया? यही एक नया मुद्दा है, तो समझ लीजिए फिर से एक बार। पेढ़ी की ख्याति 40,000 दी थी, उसमें से जो निवृत्त हो रहा है, निवृत्त कौन हो रहा है? नवल। नवल का हिस्सा कितना है? 1/5, तो वो हमने अलग किया। 40,000 गुणे 1/5 तो कितना है? 8,000। वो पेढ़ी छोड़कर जा रहा है, अपने हिस्से का त्याग कर रहा है, इसलिए उसे चालू साझेदार जिनको लाभ हो रहा है वो अपने लाभ के प्रमाण में उसे ख्याति ला कर देंगे। उनका लाभ का प्रमाण कितना आ रहा है? 1:1। और रोजनामचा क्या बनेगा? तो जो चालू साझेदार है, यानी कि धवल और कमल के पूंजी खाते उधार और नवल के पूंजी खाते जमा। खतौनी करेंगे, धवल और कमल के पूंजी खाते के उधार में जाएंगे और नाम किसका लिखेंगे? नवल। नवल के पूंजी खाते, पहले भी ऐसा सीख चुके आप, जिसका नाम लिखा है उसके खाने में डैश। धवल और कमल में कितना कितना? 4,000 4,000। और उसके बाद नवल के जमा में जाएंगे और दोनों का नाम लिखेंगे, धवल के पूंजी खाते और कमल के पूंजी खाते। धवल और कमल के खाने में डैश, नवल के खाने में 4,000 4,000। तो दोस्तों इस तरह से हमारा ये सवाल आसानी से पूरा हो गया। आगे जो सवाल है वो इतना आसान तो नहीं होगा, लेकिन इतना कठिन भी नहीं होगा। उसमें भी ऐसे ही मुद्दे होंगे, थोड़े बहुत मुद्दे थोड़े अलग होंगे, बाकी सेम टू सेम ऐसे ही मुद्दे होंगे। चलिए अब हम इसके बंद कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बंद करेंगे पुनः मूल्यांकन खाता। तो जमा का योग ज़्यादा आ रहा है 10,000। 10,000 यहाँ पे कम पड़ेगा तो क्या कहलाएगा? लाभ, जो हम ले जाएंगे पूंजी खाते पुराने साझेदारों के बीच। पुराने साझेदार तीनों है दोस्तों, इस बार याद रखिएगा कि पार्ट 6 में हर कुछ तीनों के बीच में पुराने अनुपात में बटेगा। तो धवल कमल नवल, यहाँ पे कितना कम पड़ रहा है? तो 10,000 में से 8,000 माइनस करेंगे तो 2,000। 2,000 को पुराने अनुपात 2:1 में बांटेंगे तो 800 800 और 400। यहाँ पे उधार में आया तो यहाँ पे कहाँ पे आएगा? जमा में। पुनः मूल्यांकन लाभ 800 800 और 400। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना है। यहाँ पे ध्यान बस इतना देना है कि पूंजी खाता बंद करते समय सबसे पहले जो निवृत्त हो रहा है उसका खाता आपको हमेशा बंद करना है, उसका हिसाब देना है हमें। जैसे बोलते ना आपका हिसाब कर देंगे, तो वैसे वो जा रहा है इसलिए उसको हिसाब देना है। अगर प्रश्न में कहा होगा कि रोकड़ चुकाना है तो रोकड़ चुकाएंगे, कुछ नहीं कहा होगा तो हम उसकी रकम लोन के रूप में पेढ़ी में रखेंगे, यानी एक असर यहाँ पे लोन के रूप में और दूसरी असर पूंजी दायित्व में। अगर रोकड़ चुकाएंगे तो यहाँ पे एक असर रोकड़ के रूप में और दूसरी असर रोकड़ खाते के जमा में, क्रॉस एंट्री।
तो सबसे पहले निवृत्त कौन हो रहा है? नवल। नवल का खाता बंद करेंगे, नवल का हिसाब करेंगे तो नवल का जमा का योग आ रहा है 19,500। वही हम उधार में भी लिखेंगे 19,500, और उसको कितना चुकाना है ऐसा कुछ नहीं लिखा है, तो उसका रकम हम लोन के रूप में रखेंगे, एन की लोन क्वेश्चन मार्क, क्योंकि अब वो साझेदार नहीं रहा गया। तो 19,500 में से 8 और 2 10,000 घटाएंगे तो 9,500 उसका लोन का रकम आया। ऐसे भी दोस्तों हम रोकड़ नहीं चुका पाते, क्योंकि रोकड़ हमारे पास इतना था ही नहीं, रोकड़ 5,000 ही था। तो भी अगर कहा भी होता तो भी हम पूरा नहीं दे पाते, नहीं कहा है तो हम पूरा लोन के रूप में रखेंगे। एन की लोन खाते 9,500, जिसकी असर पूंजी दायित्व में, एन की लोन 9,500। अब बाकी दोनों जैसे हम पूंजी खाता बंद करते हैं वैसे ही बंद करके क्या निकाल देंगे? शेष आगे ले गए क्वेश्चन मार्क। तो बाकी दोनों का भी बंद करेंगे तो 30 और 2 32,200 और 800 यानी 33,000, और दूसरे वाले का बंद करेंगे तो 23,000, 33,000 और 23,000। 33,000 में से आप 8,000 माइनस करेंगे तो 25,000, और 23,000 में से भी 8,000 माइनस करेंगे तो 25,000, सॉरी 15,000, और यहाँ पे डैश। तो इस तरह से नए जो चालू साझेदार हैं उनकी पूंजी कितनी आई? 25,000 और 15,000, जो नई पक्की तलपट में हम लिखेंगे। पूंजी डी का 25,000 और के का 15,000, दोनों को मिला देंगे आप तो कितना होगा? 40,000। अब आपको क्या करना है? पहले की तरह ही पक्की तल पर चेक कर लेना है, जो बाकी है वैसे का वैसा लिख देंगे। तो पूंजी दायित्व में पूंजी हो गया है, सामान्य अनामत हो गया, विनियोग वृद्धि कमी फंड हो गया, डूबती अनामत भी हो गया, और लेनदार भी हो गया। यानी पूंजी दायित्व में हमने सब लिख दिया है। पक्की तलपट में ख्याति हो चुका है, यंत्र विनियोग हो चुका है, देनदार हो चुका है, स्टॉक हो चुका है, रोकड़ ऑब्लिक बैंक वैसे का वैसा। कितना? तो 5,000। अब हम टोटल कर देंगे, दोनों पक्षों का जब योग करेंगे तो 62,000 62,000। तो इस तरह से दोस्तों इस पाठ के सवाल पाठ 5 के सवाल से भी ज़्यादा आसान आपको लगेंगे। उसका कारण ये है कि दोनों सेम ही हैं, लेकिन आपने पाठ 5 सीख लिया है तो आपको कुछ टॉपिक जैसे कि पुनः मूल्यांकन का टॉपिक, संपत्ति लेना में कैसे लिखना है, वो सब टॉपिक सब आपको आसानी से क्लियर हो जाएगा। बस याद रखना है कि इस चैप्टर में भी ख्याति का मुद्दा होगा, सेम टू सेम पार्ट 5 की तरह ही, उससे आसान ही होगा। पार्ट 5 में हम त्याग निकालते थे, इस पार्ट में हम लाभ निकालने वाले हैं। तो ये आपके स्क्रीन पर है, ये क्वेश्चन नंबर 5 है। होमवर्क के रूप में इसी को वापस फिर से करके आप मुझे भेज सकते हैं। थैंक यू सो मच।